अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका मशकूर हूं कि आप मुझे अपनी कीमती राय से गाहे बगाहे बताते रहते हैं और मैं आपकी खिदमत में जो मसाइल हैं, जो हर इंसान के मसाइल है, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं ही इसको, मेरा ही इल्म है या मेरा ही एनालिसिस जो है इसमें कोई बड़ी बात है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे वो तकलीफ, मुझे वो दर्द, जिस तरह से हमारे मुल्क का जो सरमाया है, जो टोटल हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसको किस तरीके से प्लंडर किया जाता है, और अगर जीरो स्टेशन से शुरू करें तो और उसको पूरा फेडरल गवर्नमेंट तक ले जाकर फिर उसको सूबों में तकसीम करें, तो आप देखेंगे कि जब एक किसी बर्तन में जिसमें आप पूरी अपनी पूंजी रखें और वो पूंजी आपके सिर्फ साफ पीने का पानी हो ताकि आपकी सर्वाइवल के लिए, मैंने मिसाल के तौर पर रुपी या डॉलर या रिजर्व्स से या रेवेन्यू जो हमारे पास है जिसको खर्च करके, या जीडीपी जो है हमारी जो ग्रोथ रेट है, और हमारे जो कर्जे हैं और जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बचे खचे रेवेन्यू को अपनी डेवलपमेंट के लिए, मैंने उस पानी की मिसाल दिया है। अगर उस बर्तन में आप हर तरफ से सुराख करेंगे तो आप मुझे बताइए उसमें बचेगा क्या, तो आप उसको खर्च क्या करेंगे, और इस मुल्क का क्या हशर हमने किया है, और किस तरह से कायद आज़म मरहूम से लेकर जो गुज़श्ता 50 सालों में हमने किस तरह इसको लूटा है, किस तरह प्लंडर किया है। इस आज का मेरा मौज़ू ये उसके ऊपर है, यानी इकॉनमी है, और इस तरह जो महंगाई ने इस वक्त हमारा जीना तो भर कर रखा है, जिस तरह लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे घरानों की बच्चियां असमत तरी के लिए अपने मजबूर होकर चौराहों पर खड़ी हुई कर रही हैं कि उनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। और गुनाह का ये हाल है कि हम कर्जे पे कर्जा लेकर कुछ हमने चंद मगरमच्छ पैदा किए हैं जिनका पेट ना भरता है और ना कभी भरेगा, फटेगा जरूर एक दिन इंशाअल्लाह ताला। वो आप सुनेंगे। इसमें मैं एक सबसे बड़ा मगरमच्छ जो आपका है वो मैं पेश करता हूं, और आप उसकी ऑडियो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि स्टेट विद इन स्टेट हमारा रेवेन्यू का कितना हिस्सा सालाना ले जाती है, एक जीरो वो टैक्स पे करते हैं। और सिर्फ वही नहीं है, और किस तरह से उनके कोई भी बंदा जो रिटायर होता है वो किस तरह से पूरी जिंदगी उसको जमीन, उसकी जो बड़े बड़े शहर हैं और वो जमीन भी मुफ्त, और उनको एक जो, अब मैं बददुआ इसलिए नहीं देता कि वो आदमी मर चुका है, उसने जब 1954 में फौजी फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन बनाया तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोग जो आपके टैक्स से वर्दी पहनते हैं, आपके टैक्स से इनके हाथ में छड़ी दी जाती है, आपके टैक्स से इनके वो जो है वो बिल्ले लगते हैं, आपके टैक्स से ये टोपी पहनते हैं, आपके टैक्स से आपकी जासूसी करते हैं, आपके टैक्स से आपको ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टैंक, बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स ये लेते हैं। ये किस तरीके से ये सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जब बिलियंस एंड बिलियंस का जो रेवेन्यू ये देकर जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो, अगर आपका उस घड़े के अंदर जो सुराख है, तो वो बड़ा सबसे सुराख तो आपकी ये आर्म फोर्सेस है। आप मुझे ये बताइए कि रेलवे आपकी कैसे मुनाफा बख्श हो सकती है मुसाफिरों को ले जाकर, जो मेन मुनाफे का सोर्स होता है वो आप जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं
وہ بھی آرمی لے گئی. اسٹیل مل کیسے منافع بخش ہو سکتی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ کارن فلیکس سے لے کر یہ فرٹیلائزر تک ایک پیسہ بھی ٹیکس دیے بغیر انہوں نے فاؤنڈیشنز بنا کر تاکہ یہ ٹیکس نہ ان کو دینا پڑے، انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو خاموشی سے اس کو کنزیوم کیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف میں آرمی کا ہی صرف آپ سے بتاؤں، آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے سول میں ہے اور وہ کبھی نہ ٹیکس دیتا ہے، وہ ہمارے تاجر ہیں اور وہ کسی نہ کسی پارٹی کے وہ نیچے سائے کے چلے جاتے ہیں اور اس وعدے پہ کہ وہ ان کو جائز ناجائز کرمنلز کو ووٹ دیں گے، وہ ٹیکس سے ایگزمپشن اور ہر طرح کی وہ جھوٹ بول کر ٹرالر ان کے بھرے ہوئے چینی کے اور بہت سب چیزوں کے لنڈی کوتل لنڈی خانہ پاکستان کے بارڈر کے اس طرف کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ پرچی حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیا ہے اور اس کی 40% آپ کے ریونیو سے ایک اندر سوراخ ہے وہ لے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کا چینی مافیا ہے. اسی طرح جو اکراس دا بارڈر جو کیونکہ ہماری آرم فورسز گارڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا رینجرز ہیں، کس طریقے سے وہ میجر وہ پارٹنرز ہیں جو کہ وہاں جتنی وہ ادھر سے ادھر جو ہے سمگلنگ ہوتی ہے اور سارا منافع ان کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ بھی آپ کی آرم فورسز آ گئیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پارٹنر سیولینز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس علاقے کے جو لارڈز ہیں وہ بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، وہ کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا کر کہ اگر بڑی مچھلی کھا رہی ہے تو میں کیوں نہ اپنا حصے کا کھاؤں. تو دوسرا تاجر، تیسرا یہ جو سبسڈیز کو ہضم کرنے والے. اور ناظرین کرام، پاکستان آرمی کسی رائٹ یا رانگ ریزن کی وجہ سے آج کل خبروں کے اندر ہے، لیکن جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح سے کسی نے ڈسکرائب نہیں کی ہوگی. آپ کو زور کا جھٹکا لگے گا لیکن وہ بھی دھیرے سے. ناظرین کرام، پاکستان فوج دنیا کی واحد ایسی فوج ہے جس کی ملکی معیشت کے اندر اپنی ہی ایک الگ معاشی سلطنت قائم ہے اور ملکی معیشت کے اندر لگ بھگ 60% کی حصے دار ٹھہری ہے. آج ہم پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ کمرشل پروجیکٹس کے اندر انوالو رہی ہے اور ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ یہ بزنس کرتی رہی ہے. ناظرین کرام، پاکستان آرمی کے جنرلز کے اندر یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز رن کی جاتی ہیں، اگر ان کا اینول ریونیو دیکھا جائے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. جی ہاں، یہ اماؤنٹ $26.5 بلین ہے جو انڈیا کے بڑے بزنس مین امبانی اور اڈانی گروپ سے بھی زیادہ ہے. ایک طرف آپ کو پاکستان کے اندر جگہ جگہ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو آٹے کی 10 کلو کی تھیلے کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ کو ان آرمی آفیسرز کی وہ لگژری لائف دیکھنے کو ملتی ہے ان کے گھروں پہ بٹلرز کی تعداد بھی شاید ہم نہ گن سکیں. ناظرین کرام، ہم آپ کے ساتھ وہ والی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر شاید کسی اور جرنلسٹ نے ابھی تک ہمت نہیں کی. تو ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ان ساری حقیقتوں کا پتہ چلے کہ یہ جنرلز، یہ آرمی کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے. ویسے تو پاکستان آرمی ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ یہ بزنس ایکٹیویٹیز کرتی ہے، لیکن ان میں سے 4 نام بڑے فیمس ہیں: آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن. ان 4 میجر کمپنیز کے نیچے ہمیں ان کی چھوٹی سسٹر کمپنیز دیکھنے کو ملے گی جو نیچے جاتے جاتے ایک ٹری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ویسے تو پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کی ریشو آلریڈی بہت لو ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ سلطنت کے اندر یہ جو 4 بڑی کمپنیز ہیں یہ آلریڈی چیریٹی بیس آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہی ہیں تاکہ ان کو ملک کے اندر کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے. تو اس طرح سے یہ کمپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس کھاتی جا رہی ہیں جو ملکی خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا. ان 4 آرگنائزیشن کے ساتھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ 30 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس کارپوریشن کو رن کرنے میں مدد دیتے ہیں. خواتین و حضرات، 1954 کے اندر جنرل ایوب نے اور اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری میجر جنرل اندر مرزا نے جب فوجی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تو اسی وقت ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آرگنائزیشن آگے چل کے پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کرنے والی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیریٹی آرگنائزیشن اینول ریونیو جو اکٹھا کرتی ہیں $26.5 بلین، وہ انڈیا کے سب سے بڑے بزنس مین اڈانی اور امبانی گروپ سے بھی زیادہ ہے.
अगर देखा जाए तो कमर्शियल बेसिस के ऊपर पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। $26.5 बिलियन को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो ये पाकिस्तान जीडीपी का 10% बनता है, जो एक सिंगल एंटिटी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। इस रेशो से देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की अमीर तरीन कमर्शियल एंटिटी बन जाती है। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी कई 100 वेंचर्स के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम इनमें से सिर्फ 2 एंटिटी यानी कि फौजी फाउंडेशन और अस्करी बैंक को देखें तो उनका एनुअल रेवेन्यू करीब $10 बिलियन के करीब बनता है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान आर्मी की जो 4 बड़ी ब्रांचेस हैं, इनकी आगे जो सब ब्रांचेस हैं उनको पढ़ने के लिए मुझे भी फोन हाथ में पकड़ना पड़ गया है, क्योंकि इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि वो याद करते करते मुझे सुबह हो जाए। आर्मी वेलफेयर, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और बैरिया फाउंडेशन, इन 4 बड़ी कंपनीज को आगे 3 कंपनीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें से एनएलसी, एफडब्ल्यू और एससीओ शामिल हैं। एनएलसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसके अंदर करीब 17,000 गाड़ियां हैं और 7,000 एम्प्लॉइज इसके अंदर काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आती है एफडब्ल्यूओ, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। एफडब्ल्यूओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठेकेदार अदारा है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन, ठेके और टूल प्लाजाज हैं, ये सारे इनके अंडर कंट्रोल में आते हैं। इसके बाद आता है एससीओ। इस इदारे को जम्मू कश्मीर, फाटा और नॉर्दर्न एरिया में कम्युनिकेशन के काम को सौंपा गया है। पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर भी इन कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर भरपूर तरह से हिस्सा ले रही है और बहुत सारे एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, जिनमें कराची के अंदर 1800 किलोमीटर का साहिल का एरिया, इसके अलावा मुख्तलिफ झीलें, होटल्स और पेट्रोल पंप्स इनके ठेकों के अंदर आते हैं। और तो और एफडब्ल्यूओ रोड्स के ऊपर जो बिल बोर्ड्स लगते हैं, उनसे भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन बात को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं कि ये इन पैसों को करते क्या हैं। जनाबे वाला, इस लिस्ट के अंदर हमने पाक फौज के उन सारे कमर्शियल एक्टिविटीज को आपके सामने रख दिया, जिसके थ्रू वो एनुअली $26.5 बिलियन जनरेट करते हैं। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, उसकी आर्मी एनुअली $26.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये आर्मी इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। 50% कोर कमांडर्स या दूसरे ऑफिसर्स जो पाक फौज के अंडर रिटायर्ड होते हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। किसी न किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसकी वो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। 30% रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को या तो एम्बेसडर बना दिया जाता है या इनको फॉरेन सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहीं पे सेटल कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 20% का क्या बनता है, तो हम आपको वो भी बताते हैं कि बाकी के जो 20% ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं, इनको गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एडवाइजरी के तौर पे कहीं ना कहीं पे अपॉइंट कर दिया जाता है। आप पाकिस्तान के अंदर किसी बिजनेस का नाम लें और उसके अंदर आपको किसी न किसी फॉर्म के अंदर आर्मी ऑफिसर्स किसी न किसी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आएंगे। आर्मी अपने रिटायर्ड ऑफिसर का भी बड़े अच्छे तरीके से ख्याल करती है। रिटायर्ड होने के बाद उनको बड़ी बड़ी लेविश किस्म की पोजीशंस देती है, बड़ी लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छी खासी तगड़ी फैट सैलरीज उनको दी जाती हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड की फॉर्म के अंदर इनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स और जरी जमीनें भी इनको अलॉट की जाती हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि डीएचए इस्लामाबाद 16,000 एकड़ के ऊपर और डीएचए कराची 12,000 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है, जो इनको फ्री में दिया गया था, जहां पे प्लॉटिंग करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि आर्मी की ये कमर्शियल एक्टिविटीज एनुअली 20 से 30% ग्रो करती जा रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले पे पाकिस्तान के जितने भी दूसरे अदारे हैं वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर लॉसेस के अंदर हैं। पाकिस्तान स्टील मिल, रेलवे, पीआईए, आप किसी भी अदारे का नाम ले, वो लॉसेस के अंदर जा रही है, लेकिन कंपैरेटिवली फौज के जितने भी अदारे हैं वो प्रॉफिट के अंदर 20 से 30% ग्रोथ के ऊपर एनुअली इंक्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन डूबता जा रहा है, पाकिस्तान की स्टेट दिन ब दिन डूबती जा रही है, डिफॉल्टर के दहाने पे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी दिन ब दिन अरबों खरबोपति होती जा रही है। माशाल्लाह, जो सबसे बड़ा, जैसे हमें 3-4 फैमिलीज जिसमें ये नवाज शरीफ और ये खुदा की सबसे बड़ी जो लानत हम पर आई है, वो भी एक तोहफा हमें गवर्नर जिलानी और ज़ियाउल हक, वो भी हमें ये इन आर्मी के लोगों ने, वो हमारे ही वो ज़ाहिर बच्चों में से ये आर्मी में जाते हैं, ये कोई दुश्मन की औलाद नहीं है। इसी तरह अगर देखें तो अंग्रेज़ को जो लड़कियां सप्लाई करते थे, जो उनको मुसलमानों को ही मारने के लिए, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के वक़्त ही मारने के लिए वो बंदे खुद सोल्जर्स बनाकर सप्लाई करते थे। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो 20,500
वो लोग थे, तो उन्होंने आप ही के लोगों को वर्दियां पवा के, और जिनको भी ये लगारी हैं, ये जतोई हैं, ये पगाड़ास हैं, ये इधर बाबर अली ले लें, इधर मरातब अली ले लें, जितने बड़े बड़े आपको लाखों करोड़ों एकड़ों के मालिक आज मिलते हैं, ये कोई टक शॉप चला रहा था निकरे पहन के, ये वो लोग थे गद्दार जिन लोगों को अंग्रेज ने 200 साल की उनकी सर्विसेज पे उनको हजारों कनालों का एकड़ हिस्सों को देकर और उनको यहाँ छोड़कर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया, और उन्हीं गुज़श्ता 75 साल से वो सियासत पे छाए रहे। और उन्होंने, जाहिर है कि करप्ट आदमी की अलायंस कहता है ना कि बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर, जब उनको वही सूट करता है, कोई आदमी अगर वो नेक या सही हो लीडर, उसको ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लियाकत अली को इन्होंने कत्ल किया, उस आदमी को इन्होंने एबटाबाद में घर दिया, उसकी सारी फैमिली को लेकर अमेरिका में उसको पोर्ट किया। उसको जिसने मारा, आजकल उसके बेटे को आप देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जनाब वो उन हजरत का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो सर्विसेज रेंडेड है। वो उसने बाप ने उसने जो ये कुछ किया, और लियाकत अली को मारने के लिए तो जो अमेरिका खुश हुआ होगा वो उसको उसका पे बैक है। तो आज तक हम इनके जंगल से नहीं छूट सके, तो इसके सिर्फ आर्मी के ऊपर ब्लेम करना मेरी नज़र में बेहद ज्यादती होगी। आप इन ताजरों का क्या करेंगे? आप ये जो सब्सिडी लेके और जहाज़ों पे चढ़ने वालों का क्या लेंगे? Currently, there are 9 nuclear powers in the world, in total possessing about 13,000 nuclear warheads. While the US and Russia make up 90% of those nukes, and are certainly the countries whose stockpiles receive the most attention, this still leaves thousands of city destroyers in the hands of 7 nations around the globe. The fear that one of these weapons could actually be used has soared in the last few years. Speculation that Russia may use a low-yield nuclear weapon on Ukraine, or that North Korea will finally snap and launch a nuke at one of their many enemies like South Korea, Japan, or the United States. But today, we're going to look instead at the potential for a nuclear disaster in South Asia, in the nation of Pakistan. Now, on this channel, we've already covered the possibility of a war between Pakistan and India that could easily spiral into atomic territory, but the nuclear unease in Pakistan doesn't only involve war with another nation. There is a growing concern that internal instability could lead to a total collapse of Pakistan as a country and allow its nuclear arsenal to fall into the wrong hands in a situation that's often referred to as nuclear Somalia. In fact, the threat is taken so seriously that the United States even has a contingency plan for this exact scenario. Today, we're going to delve into the present situation in Pakistan, look into whether or not it really stands on the edge of catastrophe, and examine the far-reaching consequences that this would have for both the region and for the world. Trying to pinpoint the exact cause of instability in Pakistan is as hopeless as trying to find a specific grain of sand at the beach. There are simply too many options to choose from. Now, with that in mind, we're going to do our best to narrow it down into 3 core issues: economy, politics, and terrorism. But before we even get into this, it's really important to note that while many of these issues have been plaguing Pakistan for decades, the situation was exacerbated by catastrophic natural disasters. Between June and September of 2022, the monsoon season dropped a record-breaking amount of water on the country, pouring down as much as 250% more precipitation than average and putting as much as 1/3 of the entire country under devastating floods. To make matters worse, the floods were preceded by back-to-back record-breaking heat waves in May and June, which led to accelerated glacial melting in the east, further adding to the floods and the landslides. In total, the floods directly affected 33 million people, damaged or destroyed 2 million homes, killed millions of livestock, destroyed nearly 500 bridges, and covered hundreds of thousands of acres of agricultural fields in standing water. The disaster did nothing but aggravate the problems facing Pakistan, first and foremost of which is the economy.
Aside from the estimated $30 billion of damage caused by the floods, Pakistan's economy has been struggling for a long time. But it's been getting worse in the last couple of years. While much of the world has been battling increased inflation recently, in Pakistan, inflation is absolutely sky high, around 40% recently, passing Sri Lanka to have the highest in Asia. Soaring food prices, fuel, electricity and water are leaving many wondering if they'll have enough money for basic necessities. And things are just as bad on the federal level. Over the last 25 years, Pakistan's debt has been growing at an average of 14% every year, while its GDP has only been growing by 3%. And by 2022, Pakistan's national debt was reported to be nearly 63 trillion Pakistani rupees, equivalent to a little more than $220 billion. By mid-2023, this has already grown to $270 billion. At the same time, its economic growth had slowed to its lowest level in recent history. As it currently stands, the Pakistani government is barely scraping by to provide energy for its citizens as it bids for natural gas among the sanction-ridden global fuel market. In January, the country experienced an unprecedented nationwide blackout, plunging its 230 million people into more than 24 hours electricity-free. And according to analysts, these types of blackout could become commonplace if the energy situation isn't handled better. And many industries have already been directly affected. For example, the All Pakistan Textile Mills Association announced in October 2022 that it was closing 1,600 of its factories around the country due to a lack of power subsidies, which left 5 million people unemployed in an instant. Toyota and Honda have both closed their assembly plants, as have many notable materials and textile companies. Pakistan has repeatedly been bailed out by the International Monetary Fund to avoid defaulting on its debt, which would launch the country into an energy catastrophe. But the IMF has been hesitant to help out in the current scenario unless Pakistan agrees to huge internal economic reforms, which just doesn't seem very likely. Now, you कहते हैं घर का भेदी लंका डाहे, तो घर का भेदी एक नहीं है. लोग सारी उंगलियां आर्मी की तरफ, एस्टैब्लिश की तरफ उठाते हैं, यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज. मैं कहता हूं कि 80% अगर आप देखें तो आपके सियासतदान, आपके ताजर, आपके स्मगलर, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए, और आपके पुलिस वाले, आपके ये इंटेलिजेंस वाले, ये इसको यूसर्व कर रहे हैं. जब ताजर भी नहीं टैक्स देना चाहता, जब स्मगलर भी नहीं टैक्स देना चाहता, और आप देखेंगे कि सिविल के अंदर कितने फाउंडेशन और ट्रस्ट जो बन गई हैं, आप वो इसलिए कि यानी सदर से लेकर आपको जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखें टैक्स बचाने के लिए, आपको लाहौर यूनिवर्सिटी आपको नजर आएगा कि है, हमदर्द यूनिवर्सिटी आप देखें फाउंडेशंस हैं, फलां फाउंडेशंस ले लें, सदर साहब ने बनाया था. आपको मैं हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स, ये फातिमा जो वाले ये जो फरोज सन्स वाले हैं, इन्होंने वो सारा वो ट्रस्ट है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है पैसा चोरी करने का और टैक्स ना देने का. और इतने ये लोग अमीर हो गए हैं कि ये गधे पे मलबा उठाने वाले लोग थे, ये टैक्स शॉप में ये सर्व करने वाले चाय का कप थे. आज ये लोग इस मुल्क के अंदर सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं. तो फिर ये जो लोहा पिघलाने वाले थे, ये जो टिकट बेचने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम बहती गंगा में अपना हाथ जो है क्यों न धोएं. ये हैं सर हमारे मसाइल. आप एक ही सिर्फ अदारे के पीछे पड़े रहें तो इससे काम नहीं होगा. बल्कि अब तो उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि हमने जो स्टेट विद इन स्टेट बना के जो किया है, ये आखिरकार एक दिन ये सब नेशनलाइज करना पड़ेगा आपको. और इसका हल यही है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे सिविल के, सारे आर्मी के, सब फाउंडेशंस को है, आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 80% आप जो इंतहाई आपके ईमानदार जो सिविलियंस हैं उनको बोर्ड्स में लाएं. 10 से 20% इनकी स्मॉल माइनॉरिटी इनकी रखें. इनके जितने जायज वो उनके हैं अखराजात, उनके उसमें से वो खर्च करें, और बाकी जो है वो रेवेन्यू में जाकर मुल्क को डेवलप करें. जब आप ये कर लेंगे, जब आपकी तमाम पब्लिक जो है वो अप्लुएंट हो जाएगी और वो पॉवर्टी की मिलियंस और मिलियंस जो है पॉवर्टी की लाइन से नीचे गिर रहे हैं, अब जो ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये
یہ کوئی بیٹرنس نہیں ہوگی کہ نہ آپ سول میں، نہ تاجروں میں، نہ سمگلرز میں، نہ بیوروکریٹس میں، نہ پروفیشنلز میں، نہ پولیٹیشنز میں آپ ایک جیسا سلوک کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو جو ایک چیز جو چاہیے وہ ایماندار جوڈیشری ہے. اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ انتہائی کمپرومائزڈ، ان مینی ویز وہ کرپٹ ہو چکی ہے. اس حد تک کرپٹ ہو چکی ہے کہ کینسر کی طرح آپ کو ریڈیکل سرجری کرنی پڑے گی. آرمی میں بھی آپ کو جو ان کے بے انتہا اختیارات ایک آدمی کو دیے ہوئے ہیں وہ آپ کو کرٹیل کرنے پڑیں گے. اسی طرح آپ کو چیف جسٹس کے کرٹیل کرنے پڑیں گے. اسی طرح آپ کو پرائم منسٹر کے، پریزیڈنٹ کے، آپ کو ڈیفنس منسٹر کے، یعنی کسی بھی ایک آدمی کے اس کا اختیار دیں گے تو وہی پھر وہ ہلاکو خان والا حادثت ہوگی. پھر ڈیوائن انٹرونشن کا انتظار کیجئے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھیے. میری دعا ہے کہ ہم اس حد تک نہیں جائیں. ہم اللہ کے اس طاقت سے خوف کریں اور غریب کی آہ کا جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کو خود اپنی یہ بیٹھ کر بہن بھائیوں کی طرح، ایک فیملی کی طرح، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کا جو صحیح جو سلوشن اور ورکیبل ہے جسے ہر ایک اس میں حصہ ملتا ہے وہ کریں. میں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے دونوں میرے آڈیو بھی سنیں گے اور یہ میری چھوٹی سی گفتگو سنیں گے، آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور